ठीक है, देखो अभी। हाँ, सेंटर ऑफ मास में ठीक है, कहां तक हो गया था अपना? सेंटर ऑफ मास ऑफ सम रेगुलर ज्योमेट्रिकल बॉडी अपन ने कैलकुलेट कर लिया था। उसके बाद कुछ क्वेश्चन अपन देखते हैं यहाँ पे। जैसे फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस टी सेक्शन हियर। सेंटर ऑफ मास ऑफ गिवन टी सेक्शन। ये एक मैं टी सेक्शन यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। इसका सेंटर ऑफ मास आपको फाइंड आउट करना है कि कितना कहाँ पे आएगा। तो ये एक टी सेक्शन है जिसकी थिकनेस नेग्लिजिबल है और ये दो रॉड से मिलकर हमने बना दिया है। ये दो रॉड, दो आइडेंटिकल यूनिफॉर्म रॉड से मिलाकर आपने एक ये टी सेक्शन यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, मास m एंड लेंथ l, मास m एंड लेंथ l। तो दो रॉड से मिलाकर आपने एक टी सेक्शन यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ कर दिया है, बना दिया है। इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास आपको यहां पर से बताना है कि भाई यहां से कितना आएगा। तो इसके लिए मैंने सपोज ये एक्स एक्सिस ले लिया और इधर पे ये वाई एक्सिस ले लिया है। ठीक है, तो अब ये जो सेक्शन आपका बन रहा है यहाँ पे, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है? तो दो, नाउ इट इज मेड अप ऑफ two identical रॉड। तो आपको बेटा यहां से इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो इसको क्या कंसीडर कर लो आप? दो पार्टिकल कंसीडर कर लो। एक पार्टिकल ये हो गया C1 और इसके कोऑर्डिनेट देखो ये कितने डिस्टेंस पे यहाँ पे y एक्सिस पे L/2। तो ये हो जाएगा L/2 और ये दूसरा पार्टिकल हो गया, इसका सेंटर ऑफ मास रहेगा 0, L पे। थिकनेस नेग्लिजिबल है। ठीक है, रॉड की थिकनेस को आपने नेग्लेक्ट कर दिया, इसका मतलब ये जो पॉइंट है, ये इतना जो डिस्टेंस है उसको आपने नेग्लेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे आपके पास अब ये दो पार्ट हो गए और इस सिस्टम को आप ऐसा देख सकते हो, ये y एक्सिस है और यहाँ पे x एक्सिस है। मतलब आपके पास में दो पार्टिकल है, एक लोकेटेड है C1 पे, इसका मास m1 इज m, कोऑर्डिनेट इज 0, L/2, एंड दूसरा पार्टिकल जिसके कोऑर्डिनेट है 0, L पे, इसका मास है m2 इज इक्वल्स टू m। और अब आप फार्मूला अप्लाई कर दो यहाँ पे, तो x सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा यहाँ पे? इट इज 0, मतलब x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास 0, क्योंकि x एक्सिस में कोई भी कोऑर्डिनेट नहीं है यहाँ पे। एंड y सेंटर ऑफ मास आप कैसे कैलकुलेट कर लोगे? m1/1 प्लस m2/2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो m1 की वैल्यू m, y1 की वैल्यू L/2 एंड m into L divided by m plus m। तो it is 3m L/2 divided by 2m, m से m cancel, so it is 3L/4 पे ये कंबाइंड सिस्टम का सेंटर ऑफ मास आ गया। तो पूरे कंबाइंड सिस्टम का सेंटर ऑफ मास 3/4L मतलब 0.75 L पे। तो ये कंबाइंड सिस्टम का सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं पे है। दिस इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस टी सेक्शन। और ये कितने कोऑर्डिनेट पे है? हेलो पे कैलकुलेशन। तो इस टी सेक्शन का जो सेंटर ऑफ मास है ये कहाँ पे आ गया? 0.75 L पे आ गया। मतलब जो y कोऑर्डिनेट आया इस टी सेक्शन का, ये 0.75 L पे आया। मतलब इस पॉइंट के अबाउट आप चाहो तो इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बैलेंस कर सकते हैं। इस पॉइंट के अबाउट आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, ले लिए? स्क्रीनशॉट ले लिए इस पेज का?
Yes, sir. ओके, स्क्रीनशॉट हो गया इस पेज का। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं अपन, एक नया सेक्शन अपन लेते हैं इस पे। नेक्स्ट पेज नंबर 2। Now this is page number 2. Center of mass of given uniform toy. Now it is made up of same material. सेम मटेरियल से मिलकर एक मैंने यहाँ पे टॉय बना दिया, जिसमें ऊपर का जो सेक्शन है ये सॉलिड कोन है और नीचे का सेक्शन यहाँ पे क्या है, एक हेमी स्फीयर है। ठीक है, एंड सपोज दिस इज एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस हो गया, एक यहाँ पे ये वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा एक हमने टॉय बनाया, नीचे का पोर्शन हेमी स्फीयर है इसका और जो ऊपर का पोर्शन है ये है सॉलिड कोन। तो ये एक पूरा सिस्टम मैंने यहाँ पे बना दिया, इस तरह का एक टॉय हमने बना दिया मेड अप ऑफ सेम मटेरियल। ठीक है, नीचे का पोर्शन इट इज द हेमी स्फीयर और यहाँ पे हो जाएगा इसका सेंटर O। तो इसके रिस्पेक्ट में आपको सेंटर ऑफ मास निकालना, और जो हाइट है यहाँ पे, दिस इज द सॉलिड कोन एंड हाइट ऑफ सॉलिड कोन इज 2r एंड जो रेडियस है इसकी टॉय की, मतलब ये जो बेस है यहाँ पे जहाँ पे दोनों को आपने ज्वाइन किया है, दैट इज इक्वल्स टू r एंड दिस इज द सॉलिड कोन, ये सॉलिड कोन है। तो इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास आपको इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बताना है कि कहां पे आएगा। ठीक है, तो इसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो सॉलिड कोन का सेंटर ऑफ मास होता है, ये सपोज सॉलिड कोन है, ये फर्स्ट बॉडी है एंड दिस इज द सेकंड बॉडी। तो इसका सेंटर ऑफ मास यहां से बेस से ये कितने डिस्टेंस पे होता है, h/4 पे। और देन सॉलिड स्फीयर का जो सेंटर ऑफ मास होता है, सॉलिड स्फीयर का सेंटर ऑफ मास कहां पे होता है, 3r/8। तो 3r/8 यहां से नीचे आएगा, ये इतना डिस्टेंस यहां कहीं पे इसका सेंटर ऑफ मास है और ये डिस्टेंस कितना होता है, इट इज 3r/8। तो अगर मैं इनके कोऑर्डिनेट लिख लूं तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट आएगा इट इज 0,h/4, लेकिन इस पे देखो h की वैल्यू 2r है, तो यहाँ पर आप h की जगह पे 2r/4, तो इट इज r/2। तो 0,r/2 ये इसका कोऑर्डिनेट आ गया। और C2 जो कोऑर्डिनेट है, C2 कोऑर्डिनेट कहां पे आ जाएगा, देखो ये ओरिजिन से नीचे है, तो 0 - 3r/8 पे ये इसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा। ओके, सो जो दूसरा कोऑर्डिनेट आ रहा है वो 0, -3r/8, क्योंकि ओरिजिन यहाँ पे और यहाँ पे ऊपर की तरफ पॉजिटिव y एक्सिस और नीचे की तरफ क्या है, यहाँ पे नेगेटिव y एक्सिस। तो सेंटर ऑफ मास हमेशा सिमेट्रिक एक्सिस पे लाई करता है और ये इसका सिमेट्रिक एक्सिस है, मतलब आपको x कोऑर्डिनेट को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 0, बट y सेंटर ऑफ मास इज m1y1 प्लस m2y2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 आपको करना है। लेकिन क्वेश्चन में दोनों के मास नहीं दिए हुए एंड दे आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल। सेम मटेरियल होने के कारण इसकी डेंसिटी और हेमीस्फीयर की डेंसिटी सेम है। तो हम यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, दैट इज डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। सो मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, एक टर्म आ जाएगा यहाँ पे। तो अब आप इसको लिख दो, m1 इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ये फर्स्ट बॉडी है तो फर्स्ट बॉडी का वॉल्यूम मतलब कोन है 1/3 πr² h,
और y1 अगर देखोगे तो ये वैल्यू किसकी इक्वल है यहाँ पे, दिस इज इक्वल्स टू r/2 एंड देन फिर प्लस आ जाएगा m2 डेंसिटी इनटू स्फीयर का वॉल्यूम, हेमीस्फीयर का वॉल्यूम 2/3 पाई r क्यूब आएगा एंड इसका जो कोऑर्डिनेट है y2 ये कितने पे, -3r/8 पे, सो इनटू -3r/8, ठीक है, -3r/8। सॉलिड स्फीयर का जो सेंटर ऑफ मास होता है ये 3r/8 पे होता है ना। और आपके जेई के और नीट के मॉड्यूल में दिया हुआ है ये भाई, मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि ये कहाँ पे होता है, बट इट इज 3r/8 सॉलिड स्फीयर का, सॉलिड हेमी स्फीयर का सेंटर ऑफ मास एंड सॉलिड कोन का सेंटर ऑफ मास। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ अभी वैल्यू पुट कर दिया एंड देन डिनोमिनेटर में अभी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई r स्क्वायर h प्लस डेंसिटी इनटू 2/3 पाई r क्यूब। और फिर अब आप इसको पूरा सिंपलीफाई कर लो, आपको जैसे भी इसको सिंपलीफाई करते बनता है उस मेथड से आप सिंपलीफाई कर लो। तो डेंसिटी डेंसिटी वाले टर्म आपके हो गए कैंसिल आउट, पाई पाई को कॉमन निकाल लोगे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 3 कॉमन निकल जाएगा तो ये 3 वाला टर्म भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा आपके पास r स्क्वायर h इंटू r/2 प्लस यहाँ पे बचेगा 2 इंटू r क्यूब इंटू -3r/8 एंड देन यहाँ पे बच रहा आपके पास में r स्क्वायर h प्लस 2 इंटू r क्यूब। एंड इसके बाद में और आगे आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। h की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है, 2r के इक्वल गिवन है, ये गिवन है। तो आप अब यहाँ पे h की जगह पे r स्क्वायर और कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो अब आपके पास में बचेगा h की जगह पे 2r इंटू यहाँ पर ये हो जाएगा आपका r/2 प्लस यहाँ पे आपका साइन हो जाएगा माइनस का एंड 2 1 2 2 4 8 -3r स्क्वायर बाई 8 एंड होल डिवाइडेड बाय ये पूरा टर्म आपका बचेगा, इट इज 2r प्लस 2r एंड देन आफ्टर सॉल्विंग ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक r और कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे बच रहा है 8 8 में से 3 गया 5, नाउ इट इज 5r, 8 8 में से 3 गया 8, यहाँ पे बचेगा 4, तो 4 में से 3 गया 1, 1/4 एंड 4 16, तो इट इज r/16 इज द आंसर। बट यहाँ पे आप ध्यान दो, ये मैंने मेथड लिखा, इसके बाद आपको सिंप्लीफाई जिस भी तरीके से बनता है सॉल्व करना, आप वैसा सॉल्व कर लो, मैंने पूरी मेथड यहाँ पे बताई एंड द फाइनल आंसर इज r/16, ये इसका फाइनल आंसर आएगा। स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, दिस इज पेज नंबर 2, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ले लिए? यस सर। ओके, देन पेज नंबर 3 पे हम आते हैं अभी। Now this is page number 3, पेज नंबर 3 पे देखो अभी, हाँ पेज नंबर 3 पे ऑफ गिवन सिस्टम, एक सिस्टम में ड्रॉ कर दे रहा हूं, मेड अप ऑफ 3 आइडेंटिकल स्क्वायर प्लेट, 3 आइडेंटिकल स्क्वायर प्लेट, 3 आइडेंटिकल स्क्वायर प्लेट को ज्वाइन करके ये एक स्क्वायर प्लेट है, ये एक स्क्वायर प्लेट है, ये इस तरह से आपने 3 आइडेंटिकल स्क्वायर प्लेट को ज्वाइन कर दिया, ये इनके बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं है, ठीक है, ये 3 आइडेंटिकल स्क्वायर प्लेट को आपने ऐसा ज्वाइन कर दिया।
और एक एल सेक्शन आपने यहाँ पे बना दिया है। एंड सपोज इसको मैं कंसीडर कर लूं कि ये एक्स एक्सिस है और इसको मैंने कंसीडर कर लिया कि ये वाई एक्सिस है, ठीक है। एंड दिस इज द स्क्वायर प्लेट। तो इस सेक्शन का आपको सेंटर ऑफ मास यहाँ पे बताना है। दिस इज द ओरिजिन, इतना डिस्टेंस भी ए है एंड इतना डिस्टेंस भी ए है। दिस आर द स्क्वायर प्लेट, ये डिस्टेंस भी ए है और ये डिस्टेंस भी ए है। तो यहाँ पे आप ऐसा देख लो कि भाई तीन पार्टिकल यहाँ पे तीन पार्टिकल आपको दिख रहा है। एक ये स्क्वायर प्लेट है तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आ जाएगा, ये C1 हो गया। सिमिलरली ये दूसरी प्लेट है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे जाएगा जहां पे डायगोनल इंटरसेक्ट हो रहा है, दिस पॉइंट इज C2। एंड ये तीसरे सेक्शन का जो सेंटर ऑफ मास है ये यहाँ कहीं पे जाएगा, दिस पॉइंट इज C3। अगर हम इनके कोऑर्डिनेट लिखें C1, C2 एंड C3 के, तो C1 जो कोऑर्डिनेट आएगा ये वाला, यहाँ पर का जो कोऑर्डिनेट आएगा C1 ये रहेगा a/2 कॉमा a/2 पे, a/2 देखो इतना डिस्टेंस a/2 और इतना भी a/2, तो C1 का जो कोऑर्डिनेट है ये कहां पे आ जाएगा आपका a/2 कॉमा a/2 पे। तो पहले वाले का जो कोऑर्डिनेट है दिस इज एट a/2 कॉमा a/2। दूसरे वाले सेक्शन का जो कोऑर्डिनेट है ये कहां पे आएगा, देखो अभी एक्स एक्सिस पे तो a/2 है, लेकिन y एक्सिस पे इतना a हो गया और इतना हो जाएगा a/2। तो x कोऑर्डिनेट है a/2 एंड दूसरा वाला कोऑर्डिनेट है यहाँ पे 3a/2। तो एक कोऑर्डिनेट हो गया a/2 और दूसरा कोऑर्डिनेट हो गया यहाँ पे 3a/2। एंड देन तीसरा वाला जो पार्ट है, अब हम इसका कोऑर्डिनेट अगर यहाँ पे फाइंड आउट कर लें तो इतना a है और इतना a/2, तो x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3a/2 एंड y कोऑर्डिनेट इज a/2 हियर। तो आपने ये दोनों कोऑर्डिनेट यहाँ पे निकाल, तीनों के कोऑर्डिनेट आपने निकाल लिए। एंड तीनों के मास की अगर मैं बात करूं तो m1 इज इक्वल्स टू m2 इज इक्वल्स टू m3 एंड सपोज इट इज इक्वल्स टू m, क्योंकि तीनों स्क्वायर प्लेट कैसी यहाँ पे आइडेंटिकल हैं। ये सपोज फर्स्ट स्क्वायर प्लेट, ये सेकंड स्क्वायर प्लेट एंड ये थर्ड स्क्वायर प्लेट, ये तीनों स्क्वायर प्लेट हैं, तीनों के मास यहाँ पे आइडेंटिकल हैं। तो अब आप सिंप्लीफाई कर लो, x सेंटर ऑफ मास m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड देन वैल्यू पुट कर दो आप। m1 की वैल्यू भी m है, x1 इज a/2 प्लस m इंटू अगेन इट इज a/2 प्लस m इंटू 3a/2 एंड डिवाइडेड बाय m प्लस m। तो ये हो जाएगा a/2 m into a/2 m into a/2, इट इज 5ma/2 डिवाइडेड बाय 3m, m से m कैंसिल, इट इज 5a/6। एंड सिमिलरली आप y सेंटर ऑफ मास को कैलकुलेट कर लोगे इसी मेथड से, m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सॉल्व करने पे ये भी आ जाएगा 5a/6। तो आपने इस पूरे सिस्टम का तीन स्क्वायर प्लेट से मिलकर जो सिस्टम बना है उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आपने लिख दिया, दिस इज 5a/6। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो। Now this is page number 4. पेज नंबर 4 नेक्स्ट है यहाँ पे वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ
मास, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसको कैसे कैलकुलेट करते, देखो ये बहुत आसान है। जैसे आपने x सेंटर ऑफ मास के लिए फार्मूला लिखा m1 x1 प्लस m2 x2 एंड सो ऑन, बाकी पार्टिकल को भी लिख दोगे। सिमिलरली m1 प्लस डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस सो ऑन, ऐसा आ जाएगा। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का जो x कोऑर्डिनेट है ये किसके इक्वल आएगा, dxcm अपॉन dt। मतलब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड अगर डिफरेंशिएट करोगे भाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी, तो इसको अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास की इक्वेशन निकल के आएगी। तो डिनोमिनेटर वाला टर्म तो आपका एज सच यही है, d अपॉन dt ऑफ m1 x1 प्लस m2 x2 and so on whole divided by m1 plus m2 and so on। तो बेटा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का जो x कोऑर्डिनेट है ये किसके बराबर, इसको डिफरेंशिएट कर दोगे तो ये बन जाएगा m1 v1x प्लस m2 v2x एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 एंड सो ऑन, इस तरह से आ जाएगा। तो x कोऑर्डिनेट, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का जो x कोऑर्डिनेट है वो आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो। एंड अगर सिमिलरली फिर y कोऑर्डिनेट आ जाएगा तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का जो y कोऑर्डिनेट है इट इज m1 v1y प्लस m2 v2y और होल डिवाइडेड बाय, फिर बाकी के टर्म आ जाएंगे m1 प्लस m2 एंड सो ऑन। एंड एक और टर्म है, हमने यहाँ पर से अगर हमें डायरेक्ट पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है, सो इट इज m1 r1 प्लस m2 r2 वेक्टर एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 एंड सो ऑन, इस तरह से लिखते हो। तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर आपको वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का कंप्लीट टर्म चाहिए तो m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर, वेक्टर के फॉर्म पे भी निकाल सकते हो, तो ये डायरेक्ट आपका निकल जाएगा। और या तो फिर अगर आपने ये कंपोनेंट वाइज अलग अलग निकाल लिया है तो फिर इनको कंपोनेंट वाइज आप ऐड कर दो, VCM x कोऑर्डिनेट i कैप प्लस VCM y कोऑर्डिनेट j कैप प्लस VCM z कोऑर्डिनेट k कैप। तो आप इस तरह से भी निकाल सकते हो, ऐसा भी निकाल सकते हो, अलग अलग कंपोनेंट को इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो। तो जिस तरह से हमने पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट किए थे वैसे ही हम किसको कैलकुलेट करते हैं, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास को कैलकुलेट करते हैं। स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया क्या? यस सर। देन पेज नंबर 5 पे हम आते हैं अभी, एक्सीलरेशन। तो अगर आपको वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास पता चल गई तो आप एक्सीलरेशन निकाल सकते हो। फिर नेक्स्ट फिर एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। देखो इसको कैसे कर सकते हैं अपन, तो जैसे xcm इज इक्वल्स टू m1 x1 प्लस m2 x2 एंड बाकी के टर्म आ जाएंगे डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 एंड सो ऑन। तो यहां से VCM का x कंपोनेंट m1 v1x प्लस m2 v2x एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 एंड सो ऑन। और यहीं से बेटा फिर एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का x कंपोनेंट इसी तरह से, तो इट इज m1 a1x प्लस m2 a2x एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 एंड सो ऑन। तो ये एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का x कंपोनेंट, ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का x कंपोनेंट, और ये x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। और अगर पूरा इसी तरह से y वाला टर्म आ जाएगा और इसी तरह से z वाला टर्म आ जाएगा, तो अगर आपको r सेंटर ऑफ मास चाहिए पोजीशन वेक्टर, तो इट इज m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 एंड सो ऑन। और इसके करस्पॉन्डिंग आप वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास को भी डायरेक्ट वेक्टर फॉर्म पे लिख सकते हो, m1 v1 प्लस m2 v2 वेक्टर एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय m1 प्लस
m2 एंड सो ऑन। और इसी तरह से फिर एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का वेक्टर फॉर्म आपका निकल जाएगा, इट इज m1 a1 वेक्टर प्लस m2 a2 वेक्टर एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इनका कैलकुलेशन कर सकते हो। तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इस तरह से निकालना है, एंड एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आपको इस तरह से निकालना है। एंड अगर वेक्टर फॉर्म है, पोजीशन वेक्टर के फॉर्म पे, तो फिर आप इस तरह से कैलकुलेट करोगे। स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं क्वेश्चन ले रहा हूं अब यहाँ पे। स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, ले लिए स्क्रीनशॉट? स्क्रीनशॉट ले लिए? हेलो, स्क्रीनशॉट ले लिए? स्क्रीनशॉट ले लिए क्या? यस सर। एक क्वेश्चन हम लेते हैं तो और अभी ये कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी आ जाएगी आपको। Now this is page number 6। पेज नंबर 6 पे देखो अभी ना, पेज नंबर 6। अब इस पे ये आ जाएगा फिर से, एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं, फाइंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आपको कैलकुलेट करना है। एंड सिचुएशन ऐसी दी हुई है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। यहाँ पे बेटा तीन पार्टिकल है। एक पार्टिकल ये हो गया m1 is equals to, suppose it is 2 kg and it is moving with this direction with velocity 10 meter per second making an angle 37 degree। दूसरा पार्टिकल आपका ये है यहाँ पे m2, it is of 2 kg, sorry it is of 3 kg and जो v2 वेलोसिटी है it is of 4 मीटर पर सेकेंड। और तीसरा पार्टिकल ये है जो ये वाले डायरेक्शन पे जा रहा है विथ स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड, या फिर मैं ले लूं इसको 5 मीटर पर सेकेंड, एंड इसका जो मास है m3 इट इज ऑफ 5 kg। ठीक है, तो ये डेटा यहाँ पे दिया हुआ है, इसको 5 की जगह पे मैं कुछ और वेलोसिटी ले लूं, इट इज ऑफ 7 मीटर पर सेकेंड। तो ये डेटा दिया हुआ है। तो ये तीन पार्टिकल हैं, एक ऐसा जा रहा है, एक ऐसा जा रहा है, एक पार्टिकल ऐसा जा रहा है। तो इस कॉन्फ़िगरेशन का जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है ये कैलकुलेट करना है। तो इसको कैलकुलेट कैसे करोगे, देखो इस कॉन्फ़िगरेशन को, इसको लेकिन सॉल्व करने के लिए आपको v1 को ना रिजॉल्व करना पड़ेगा कंपोनेंट में। तो ये कंपोनेंट हो जाएगा v1 cos 37 और ये कंपोनेंट हो जाएगा v1 sin 37। v1 मतलब 10, cos 37 हो गया 4/5 मतलब ये हो जाएगा 8, एंड इट इज 10 into 3/5 मतलब ये कितना हो गया आपका 6 हो गया। तो अब आप दोनों तरह से कर सकते हो, एक तो डायरेक्ट वेक्टर फॉर्म पे कर सकते हो, मैं पहले कंपोनेंट वाइज निकाल लेता हूँ। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का x कंपोनेंट मतलब v1 m1 v1x प्लस m2 v2x प्लस m3 v3x होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। वैल्यू पुट करो, तो m1 की वैल्यू कितनी दी है 2 kg, वो मैं बिल्कुल बाद में लिख दूंगा। 2 into v1x कितना है इट इज 8 प्लस m2 की वैल्यू कितना है 3 एंड v2x कितना है 4, m3 की वैल्यू कितनी है 5 kg इंटू v3x है क्या, नहीं है, तो इट इज 0 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 प्लस 5 और न्यूमरेटर में रहेगा kg मीटर पर सेकंड सभी में मिला के, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा आपका kg आएगा। तो kg से kg कैंसिल हो जाएगा एंड आपका जो आंसर है वो मीटर पर सेकंड में बचेगा। तो इसको सॉल्व कर दोगे, 16 प्लस 12 it is of 28 divided by 10 meter per second, so it is 2.8 meter per second is the x component। अब सिमिलरली आप y कंपोनेंट निकाल लो सेंटर ऑफ मास का, VCM of y
So it is m1 v1y plus m2 v2y plus m3 v3y whole divided by m1 plus m2 plus m3 and then आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें हम यहाँ पे m1 कितना अपने पास में it is 2 kg and v1y is 6, m2 कितना it is 3 kg and v2y ये कितना है 0 and then ये है 5 kg and it is 7 divided by 2 plus 3 plus 5। तो सॉल्व करने पे ओवरऑल जैसे ये यूनिट लिखे थे वैसे यहाँ पे यूनिट आ जाएगी आपकी मीटर पर सेकंड में। तो इट इज 12 प्लस 35, 12 प्लस 35 इट इज 47 by 10, so it is 4.7 meter per second. This is the velocity of center of mass of y component and overall अगर आपको वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास को वेक्टर फॉर्म पे लिखना है तो x कंपोनेंट कितना आ गया यहाँ पे इट इज 2.8 i कैप प्लस 4.7 j कैप मीटर पर सेकंड। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इन कोऑर्डिनेट सिस्टम। और अगर इसका मैग्नीट्यूड ले लोगे तो स्पीड पता चल जाएगी इससे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? और अगर आप चाहो तो इसको डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हो। डायरेक्ट कैसे कैलकुलेट करते देखो। नाउ दिस इज पेज नंबर 7। डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते तो v1 वेक्टर लिखो। v1 वेक्टर आ जाएगा आपका 8i कैप प्लस 6j कैप मीटर पर सेकंड। v2 वेक्टर कितना रहेगा इट इज 4i कैप मीटर पर सेकंड और v3 वेक्टर कितना रहेगा आपका इट इज 7j कैप मीटर पर सेकंड। तो डायरेक्ट भी कैलकुलेशन कर सकते हो। तो डायरेक्ट ये आ जाएगा VCM वेक्टर इज इक्वल्स टू m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर प्लस m3 v3 वेक्टर होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड देन अब वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। तो m1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे m1 इज 2 kg और v1 इज 8i कैप प्लस 6j कैप और m2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 kg इनटू ये कितना दूसरा आपका 4i कैप एंड प्लस 5 kg इनटू 7j कैप और ओवरऑल ये रहेगा आपका kg मीटर पर सेकंड में तीनों टर्म मिला के होल डिवाइडेड बाय इट इज 2 kg प्लस 3 kg प्लस 5 kg ओवरऑल। तो kg से kg वाला टर्म आपका कैंसिल आउट हो जाएगा एंड इसको सॉल्व कर दोगे तो इट इज 16i कैप प्लस 12j कैप प्लस 12i कैप प्लस 35j कैप एंड ओवरऑल डिवाइडेड बाय 10। अभी देखो 16 और 12 इट इज 28i कैप प्लस 47j कैप डिवाइडेड बाय 10। अलग अलग लिख दोगे इट इज 2.8 I cap plus 4.7 J cap in meter per second. So this is the velocity of center of mass. तो आप इस तरह से भी कैलकुलेशन कर सकते हो डायरेक्ट। स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। देन आते हैं अपन पेज नंबर 8 पे। पेज नंबर 8 फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। और यहाँ पे क्वेश्चन ये दिया हुआ अपन ने पहले भी इस तरह से क्वेश्चन किए हुए पुली एंड ब्लॉक सिस्टम वाले। ये एक पुली है एंड नाउ इट इज कनेक्टेड विथ
टू ब्लॉक्स, ये एक ब्लॉक लिया मैंने यहाँ पे, दिस ब्लॉक का मास है m1 और ये दूसरा ब्लॉक लिया बेटा मैंने, इस ब्लॉक का मास है m2 एंड नाउ गिवन m1 is greater than m2 and pulley and string are ideal, पुली एंड स्ट्रिंग आइडियल है, m1 मास ज्यादा m2 मास कम। ठीक है, तो ये पूरा सिस्टम क्या होगा, m1 ब्लॉक नीचे आएगा और m2 ब्लॉक उसी एक्सीलरेशन से ऊपर जाएगा। तो इसका जो एक्सीलरेशन ये नीचे की तरफ इट इज a1 इज इक्वल्स टू a और जो दूसरा ब्लॉक है ये ऊपर की तरफ जाएगा विद द सेम एक्सीलरेशन a। तो अब इसका जो एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है ये निकालना है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख दूं, एज यू नो यहाँ पे जो दोनों एक्सीलरेशन a1 a2 का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इनटू g के इक्वल होता है। ठीक है, इसका डेरिवेशन नहीं बताऊंगा मैं, कहाँ पे किया हुआ हमने ऑलरेडी इसको, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में इस तरह के हमने क्वेश्चन किए हुए, आप कॉपी में पेज पलट के देख सकते हो। ठीक है ना, तो ये इनका अलग अलग एक्सीलरेशन, ये इतने एक्सीलरेशन से नीचे आ रहा है और ये इतने एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहा है। और अगर आपको डिराइव करना तो बहुत आसान है, फिर इस पे जो मास इसका वेट है m1g नीचे, टेंशन फोर्स T ऊपर, इस पे टेंशन फोर्स T ऊपर एंड m2g नीचे, और यहाँ पे चाहो तो आप न्यूटन्स लॉ की इक्वेशन लिख दो। तो जैसे फर्स्ट ब्लॉक के लिए लिखोगे तो m1g माइनस T इज इक्वल्स टू m1a, और ये सेकंड वाले ब्लॉक के लिए लिखोगे तो T माइनस m2g इज इक्वल्स टू m2a एंड दोनों को ऐड कर दो तो m1 माइनस m2 इंटू g इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2 इंटू a। तो एक्सीलरेशन ये निकल गया आपका। तो ये फर्स्ट ब्लॉक के लिए आपने न्यूटन सेकंड लॉ लिखा और ये सेकंड ब्लॉक के लिए आपने न्यूटन सेकंड लॉ लिखा और इसको सॉल्व करोगे तो ये आ गया। बट यहाँ पे आपको इस सिस्टम का जो एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है ये कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए क्योंकि ये पूरा वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन हो रहा है तो मैं यहाँ पर जो अप डायरेक्शन है, वर्टिकल अप डायरेक्शन, उसको मैंने पॉजिटिव ले लिया है। वैसे आपकी चॉइस है, आप डाउनवर्ड डायरेक्शन को भी पॉजिटिव ले सकते हो। ठीक है, तो चलो हम यहाँ पे क्या कर ले रहे हैं ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हैं। तो टेकिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन एज पॉजिटिव, तो फिर फार्मूला क्या आ जाएगा आपके पास में, एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये वाले डायरेक्शन में तो कोई एक्सीलरेशन है ही नहीं, जो भी है वर्टिकल डायरेक्शन पे है। सो acceleration of center of mass in vertical direction, in vertical direction, vertical direction में क्या जाएगा बेटा, acceleration of center of mass फार्मूला m1 and m1 a1 plus m2 a2 divided by m1 plus m2। अभी वैल्यू पुट करते हैं, मान लो ये जो वैल्यू है ना ये a के इक्वल है, तो इट इज m1 इंटू प्लस a, ये नीचे की तरफ और नीचे आपने पॉजिटिव ले लिया, एंड प्लस m2 इंटू माइनस a, ये ऊपर की तरफ जा रहा है और आपने ऊपर का डायरेक्शन नेगेटिव लिया, तो डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। इसको अगर मैं और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूं तो यहाँ पे ये बचेगा m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ओके, इंटू a। लेकिन a ऑलरेडी आपने पहले से कैलकुलेट करके रखा, आप इस वैल्यू को पुट कर दो तो m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2, और a की वैल्यू आपके पास m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 into g। So the acceleration of center of mass for this system is given by m1 minus m2 upon m1 plus m2 का whole square into g। So this is the required relation for acceleration of center of mass for this system। तो ये सिंपल सा कैलकुलेशन है, सिर्फ हमको वैल्यू पुट करना विद साइन। और एक और बात, यहाँ पे आप काइनेमेटिक्स इक्वेशन को भी यूज कर सकते हो। काइनेमेटिक्स इक्वेशन किस तरह से यूज होती है, इफ एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज कांस्टेंट, तो जो तीन आपने इक्वेशन पढ़ा हुआ है, VCM is equals to UCM plus ACM into T, और S displacement of center of mass
will be given by UCM into T plus half of ACM into T square. So it is UCM into T plus half of ACM into T square, और VCM square is equals to UCM square plus 2 ACM into displacement of center of mass. तो ये काइनेमेटिक्स की इक्वेशन भी यहाँ पर वैलिड होती हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, इस पेज का ही करते हैं, वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। स्क्रीनशॉट हो गया इस पेज का? हो गया, स्क्रीनशॉट हो गया? मिटा दूं इसको, मिटा दूं? Yes. Now this is page number 9. Newton's second law. न्यूटन सेकंड लॉ, देखो ये किस तरह से लगेगा। सबसे पहले तो लीनियर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो टोटल मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऐसा लिखोगे, जहां पे कैपिटल M इज टोटल मास ऑफ बॉडी और सिस्टम। आपको इस तरह से लिखना, दिस इज द लीनियर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास, मतलब समेशन ऑफ M। एंड दूसरा पॉइंट आएगा नेट एक्सटर्नल फोर्स, मतलब सम ऑफ नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू dTcm अपॉन dt, और इसको आप टोटल मास इनटू एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास लिख सकते हो इफ मास इज कांस्टेंट। अगर मास कांस्टेंट है तो फिर मास इनटू एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के टर्म में भी इस इक्वेशन को लिख सकते हो। तो देयरफॉर acceleration of center of mass can also be calculated as net external force divided by total mass। net external force मतलब बॉडी पे या सिस्टम पे जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उन सबका वेक्टर सम लिखना है divided by total mass, so that is equals to acceleration of center of mass। तो acceleration of center of mass आप इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हो, न्यूटन्स लॉ इस तरह से यहाँ पे लगेगा। स्क्रीनशॉट लो, एक क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं फट से, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए? स्क्रीनशॉट ले लिए क्या? स्क्रीनशॉट ले लिए? Yes. अभी इस पे एक क्वेश्चन आप ये देखो, now this is page number 10, this is page number 10। एक क्वेश्चन हम ऐसा ले रहा है इस पे, फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, और इस पे एक बॉडी मैंने ये लिया एंड ये इस तरह से लिया, सपोज दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस, ये कोई प्लेनर बॉडी है और इसका सपोज सेंटर ऑफ मास कहीं पे होगा, हमें नहीं पता, बट यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है इस पे F1। F1 ये एंगल है 37 डिग्री का, और F1 की वैल्यू है यहाँ पे इट इज ऑफ 20 न्यूटन। एक फोर्स यहाँ पे इस तरह से लग रहा है दैट इज F2 इज इक्वल्स टू 8 न्यूटन, और एक फोर्स बेटा ये वाले डायरेक्शन पे लग रहा है इस पे दैट इज F1 सॉरी F3। F3 की वैल्यू है यहाँ पे ये 8 न्यूटन है एंड इट इज 4 न्यूटन, और जो बॉडी है इसका जो टोटल मास है इट इज सपोज 10 kg। तो इसका जो एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है वो कैसा है, तो एक फोर्स ऐसा लग रहा है, एक फोर्स ऐसा लग रहा है, एक फोर्स ऐसा लग रहा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे फोर्स को रिजॉल्व करना। तो F1 को आप अगर कंपोनेंट फॉर्म पे लिखोगे तो एक कंपोनेंट ये आ जाएगा, और जो दूसरा कंपोनेंट आएगा फोर्स का ये है,
this is F1x and this is F1y. So it is F1x I cap plus F1y j cap, और पूरा वेक्टर फॉर्म अगर देखोगे तो इट इज 20 cos 37 I cap plus 20 sin 37 j cap. वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे आप, तो इट इज 20 इंटू cos 37 हो गया आपका 4/5 I कैप प्लस 20 इंटू 3/5 j कैप, तो ये ओवरऑल हो जाएगा 5 4 16 I कैप प्लस 12 j कैप न्यूटन. सो देयरफॉर नेट एक्सटर्नल फोर्स ये किसकी इक्वल आएगा, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर. आप बेटा वेक्टर सम करो, इट इज 16 I कैप प्लस 12 j कैप एंड देन F2 वेक्टर, इसको वेक्टर फॉर्म पे लिखोगे तो माइनस j कैप, और इसको वेक्टर फॉर्म पे लिखोगे तो माइनस ऑफ 4 I कैप. सो इट इज 8 माइनस j कैप एंड इट इज 4 माइनस I कैप. सबको सॉल्व कर लो, 16 और 4 मतलब कितना बचेगा 12 I कैप, और 12 में से 8 गया कितना बचेगा 4 j कैप न्यूटन. तो ये इनका वेक्टर सम आ गया एंड दिस इज इक्वल्स टू नेट एक्सटर्नल फोर्स. इसको आप इक्वेट कर दो मास इनटू सेंट्रीफ्यूगल सॉरी एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास से, तो एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी गिवन बाय 12 I कैप प्लस 4 j कैप डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ बॉडी इज 10 kg और ये है न्यूटन. तो सॉल्व करने पे जाएगा 1.2 I कैप प्लस 0.4 j कैप इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर. So this is the acceleration of center of mass for this system या बॉडी जिसमें 3 फोर्सेस इस तरह से मेंशन है. ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज